आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे आज के व्याख्यान का विषय है प्रोफेसर रोस्टो द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकास की अवस्थाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आर्थिक विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं जो एक दूसरे के बाद क्रम से आती है, लेकिन अर्थशास्त्रियों के बीच इस संबंध में एक राय नहीं है कि विकास की अवस्थाएं कौन कौन से हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास की जहां 3 अवस्थाओं यथा वस्तु विनिमय अवस्था, मौद्रिक अवस्था और साख अवस्था का उल्लेख किया है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन जनसंख्या के पेशेवर विभाजन ऑक्युपेशनल डिवीज़न ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर किया है और इनका मानना है कि देश में ज्यों-ज्यों आर्थिक विकास होता जाता है त्यों-त्यों कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत घटता जाता है और औद्योगिक जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता जाता है। इसीलिए इन अर्थशास्त्रियों की दृष्टि में कृषि जहां आर्थिक पिछड़ेपन का सूचक है, वहीं उद्योग आर्थिक विकास का द्योतक है। प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क ने भी बताया है कि आर्थिक विकास की 3 अवस्थाएं यथा प्रारंभिक अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था और उन्नत अवस्था होती है। प्रोफेसर डब्ल्यू रोस्टो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आर्थिक विकास की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। उनके अनुसार पहली अवस्था परंपरावादी अवस्था है, दूसरा आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा परिपक्वता की अवस्था और पांचवा अधिकाधिक उपभोग की अवस्था। ट्रेडिशनल सोसाइटी पहली अवस्था है, प्रीकंडीशंस फॉर टेक ऑफ दूसरी अवस्था है, टेक ऑफ तीसरी अवस्था है, द ड्राइव टू मैच्योरिटी चौथी अवस्था है और हाई मास कंजम्पशन 5वीं अवस्था है। अब एक एक कर इन अवस्थाओं पर हम लोग विचार करेंगे। पहला परंपरावादी अवस्था, द ट्रेडिशनल सोसाइटी। आर्थिक विकास की पहली अवस्था परंपरागत समाज की अवस्था होती है। प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार परंपरागत समाज का मतलब एक ऐसे समाज से है जिसकी रूपरेखा सीमित उत्पादन कार्यों के अंतर्गत न्यूटन के पूर्व के विज्ञान, प्रविधि और भौतिक विश्व की स्थिति के आधार पर विकसित हुआ हो। कहने का अभिप्राय यह है कि परंपरावादी अवस्था में देश की अधिकांश साधन कृषि व्यवसाय में लगे होते हैं और उद्योग धंधे भी काफ़ी पिछड़ी हुई अवस्था में होती है। कृषि उत्पादन के साधन भी पुराने होते हैं, प्राचीन होते हैं और वैज्ञानिक साधनों का प्रायः अभाव पाया जाता है। परिणामतः कृषि उत्पादन एक सीमा पर आकर स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में विज्ञान अथवा तकनीकी का उपयोग नहीं दिखाई देता है। समाज में राजनीतिक सत्ता बड़े बड़े भूमिपतियों के हाथों में केंद्रित होती हैं। परिणामतः इस अवस्था में उत्पादन का स्तर नीचा और प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है। समाज का संगठन जातिवाद और पारिवारिक संबंधों पर आधारित होता है और देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था दुर्बल एवं अविकसित स्थिति में होती है। दूसरा आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था। यह आर्थिक विकास की दूसरी अवस्था है
यह अवस्था समाज के संक्रमण काल में अर्थात समाज के परंपरागत अवस्था से आत्मस्फूर्ति विकास की अवस्था की ओर अग्रसर होने के क्रम में आती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मस्फूर्ति के पूर्व की शर्तें स्थापित होने लगती है और समाज इस स्थिति में आने योग्य हो जाता है कि वह आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों का पूर्णतः उपयोग कर सके, क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम को रोक सके और इस तरह मानव के विकसित क्षमताओं का पूरा लाभ उठा सके। इस प्रकार आर्थिक विकास की दूसरी अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें समाज वैज्ञानिक विधियों और तकनीकों का प्रयोग करने लगता है और परंपरावादी विधियों का त्याग करने लगता है। इससे कुछ परिवर्तन अर्थव्यवस्था में अथवा सामाजिक संरचना में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इस अवस्था में समाज द्वारा बचत करने, उसको विनियोग करने और लाभ में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। इससे वाणिज्य और व्यापार का विस्तार होता है, नए नए निर्माणकारी कार्य प्रारंभ होने लगते हैं और नए नए प्रकार की संस्थाएं स्थापित होने लगती है। भूमिपतियों का प्रभुत्व कम होने लगता है और राजनीतिक चेतना समाज में आने लगती है। अतः यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास की दूसरी अवस्था में विकास के आवश्यक तत्वों यथा श्रम, पूंजी और कच्चे माल आदि एकत्रित किए जाते हैं और तकनीकी ज्ञान को विकसित किया जाता है। उत्पादन और प्रगति के विभिन्न साधनों की स्थिति में सुधार एवं वृद्धि के फलस्वरूप आत्मस्फूर्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि का निर्माण होना आरंभ हो जाता है। तीसरा, आत्मस्फूर्ति की अवस्था। आर्थिक विकास की तीसरी अवस्था आत्मस्फूर्ति की अवस्था है। इस अवस्था में समाज ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जबकि विकास एक सामान्य और नियमित शर्त बन जाती है। प्रोफेसर रोस्ट्रो ने इस अवस्था को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण अवस्था बताया है। उनका विचार है कि आत्मस्फूर्ति अविकसित अवस्था और विकास की चरम सीमा के बीच एक मध्यांतर की अवस्था है जिसमें स्थिर विकास के सभी रुकावट डालने वाले तत्व पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। विकास की प्रेरक शक्तियाँ जो अब तक निष्क्रिय बनी हुई थी सक्रिय हो उठती हैं और विस्तृत होकर समाज पर हावी होने लगती है। परिणामतः आर्थिक विकास समाज की सामान्य दिनचर्या का रूप धारण कर लेती है। प्रोफेसर रोस्ट्रो के शब्दों में आत्मस्फूर्ति की अवस्था को उस मध्यांतर काल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें विनियोग की दर इस प्रकार से बढ़ती है जिससे कि प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होती है। इस प्रकार प्रारंभिक वृद्धि के साथ उत्पादन विधियों में आमूल परिवर्तन होने लगते हैं और आय का विनियोग इस प्रकार प्रवाहित होता है जिससे कि विनियोग की नवीन धाराएं प्रवाहित होती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास की तीसरी अवस्था में अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है और विकास स्वतः होने लगता है। कृषि और उद्योगों में विज्ञान का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगता है। निर्माणकारी उद्योगों का तेजी से विकास होता है और देश के उत्पादन में तीव्र दर से वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन अधिक हो जाता है और राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो जाती है। प्रोफेसर रोस्ट्रो के अनुसार आत्मस्फूर्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, शुद्ध विनियोग राष्ट्रीय आय का 10% या उससे अधिक होना चाहिए। दूसरा, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। तीसरा, निर्यातों में वृद्धि और आयातों में सीमितता होनी चाहिए। चौथा, आधारभूत और पूंजीगत उद्योगों का विकास होना चाहिए। पाँचवां, परिवहन और शक्ति के साधनों का
विस्तार होना चाहिए। छठा, उत्साही और साहसी वर्ग का विकास होना चाहिए जो जोखिम सहन करने को तैयार हो। सातवां, समाज की राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। चौथा, परिपक्वता की अवस्था। आर्थिक विकास की चौथी अवस्था परिपक्वता की अवस्था है। विकास की तीसरी अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात देश की अर्थव्यवस्था में एक विचित्र प्रकार का हलचल होने लगता है और तकनीकी एवं वैज्ञानिक साधनों का उपयोग इस सीमा तक होने लगता है कि देश में किसी वस्तु का उत्पादन आवश्यक मात्रा में करना संभव हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था को परिपक्वता की ओर अग्रसर होने की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था के संबंध में प्रोफेसर रोस्ट्रो ने कहा है कि परिपक्वता की ओर अग्रसर होने की अवस्था को उस अवधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जबकि समाज अपने अधिकांश साधनों का विदोहन में आधुनिक तकनीक का प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग करता है। इस प्रकार आर्थिक विकास की इस चौथी अवस्था में साधनों का उपयोग उस सीमा तक होने लगता है जिससे देश में सभी आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में बनने लगती है और अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। देश का व्यवसाय आर्थिक आधार पर किया जाने लगता है। इस अवस्था में विकास की औसत दर एक सामान्य रूप धारण कर लेती है, या यह भी कह सकते हैं कि इस अवस्था में विकास की औसत दर एक समान बनी रहती है। उद्योगों का पर्याप्त विकास होने और कृषि में नवीन तकनीक के प्रयोग होने से कृषि पर से जनसंख्या का बोझ कम हो जाता है और विदेशी व्यापार के स्वरूप में भारी परिवर्तन हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। इस अवस्था में 15 से 20% तक राष्ट्रीय आय का विनियोग होने लगता है। ग्रामीण जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करने लगती है। परिणामतः देश की शहरी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो जाती है। पांचवा, अधिकाधिक उपभोग की अवस्था। आर्थिक विकास की पांचवी और अंतिम अवस्था अधिकाधिक उपभोग की अवस्था है। इस अवस्था में जनता की सामान्य आवश्यकताएं सुगमता से पूरी हो जाती है और सामान्य उपभोग का स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है। विकास की इस अवस्था में समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोग की उच्चतम सीमा पर पहुंचना और विशिष्ट वस्तुओं को व्यवहार में लाना चाहता है। इसका परिणाम यह होता है कि इस अवस्था में आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं का व्यापक स्तर पर उपयोग होने लगता है और प्रत्येक व्यक्ति उन वस्तुओं के नए नए स्वरूप या मॉडल प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में प्रति व्यक्ति आय अत्यंत ऊंची होती है। इस अवस्था में वस्तुओं में अधिक तकनीकी सुधार करने की गुंजाइश नहीं होती है। केवल सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है या उसमें वृद्धि की जाती है। संक्षेप में इस अवस्था की प्रमुख विशेषताओं को हम इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला, इस अवस्था में उत्पादन और उपभोग दोनों का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। दूसरा, औद्योगिक जनसंख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है। तीसरा, टिकाऊ उपभोक्ता सामानों का जैसे बिजली के सामान, फ्रिज, एयर कंडीशनर, मोटर कार आदि का उत्पादन और उपभोग व्यापक पैमाने पर होने लगता है। चौथा, देश में लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। और पांचवा, इन परिवर्तनों के अतिरिक्त समाज में आधुनिक तकनीक में और अधिक परिवर्तन स्वीकार नहीं होता है क्योंकि यह विकास की चरम सीमा होती है।
इस प्रकार प्रोफेसर रोस्ट्रो ने आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का जो उल्लेख किया है वह वैज्ञानिक प्रतीत होता है और कुछ सीमा तक विश्व के विभिन्न देशों में हुए आर्थिक विकास के इतिहास भी इस तथ्य का पुष्टि करता है। धन्यवाद।